हाय एवरीवन, दिस इज़ अवर न्यू क्लास इन पॉलिटी सेगमेंट। सो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। सो इस जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और दे आर जस्टिसेबल। मीन्स इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है यदि आप कोई भी अपील लेके जाते हैं। किस बेसिस पे कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो इंक्रोच हुआ है, मीन्स आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो उस सिनारियो में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए वर्ड दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। और साथ ही साथ हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है रिट्स इशू करने का। वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 226। ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल्स। इससे पहले मैं आपको आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बता देता हूँ। तो आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि हर आर्टिकल्स का जो वर्डिंग है स्टार्ट होता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। स्टेट ये चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, तो वो स्टेट आखिर है कौन? तो वो दिया है आर्टिकल 12 में। और स्टेट में कौन कौन आते हैं? जो भी आपके पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं मेंबर्स, जो लेजिस्लेटिव बॉडी में मेंबर्स हैं वो स्टेट हैं। वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। स्टेट में कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली हो रही, और उसमें जो है आपके लेजिस्लेटिव बॉडी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट बनते हैं, और साथ ही साथ जो ये म्यूनसिपालिटीज़ हो रही, पंचायत हो रही, कोई भी पब्लिक, यदि पब्लिक ऑफिशियल्स हैं तो वो स्टेट की तरह काउंट किए जाएंगे, यदि वो एज ए इंस्टीट्यूशन काम करते हैं तो एज एन इंस्टीट्यूशन स्टेट की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। मीन्स इफ एनी लॉ दैट हैज बीन फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती है, वो लॉ बनाती है। तो यदि उस बॉडी ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिससे आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, वायलेट हो रहा है, उस सिनेरियो में जुडिशरी इटसेल्फ कैन इंटरवीन एंड वो अपना पावर जो है जुडिशियल रिव्यू यूज कर सकती है, रिव्यू कर सकती है उस लॉ को। और यदि वो सच में वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ओके, so starting with the first article, right, equality before law, that is given in article 14. So what does it state? और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? स्टेट शेल नॉट डिनाई, स्टेट किसी भी पर्सन को ये डिनाई नहीं करेगा कि उसका लॉ के लॉ के समक्ष हर इंसान की जो वैल्यू है वो सेम है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है पहला तो ये कि हर इंसान लॉ के तहत समान वैल्यू है, लॉ की समझ सेम वैल्यू है। तो लॉ में ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग सजा होगी, किसी दूसरे कम्युनिटी के पर्सनस के लिए अलग सजा होगी, सबके लिए सेम प्रोविज़न रखे जाएंगे लॉ में। पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब ये है कि यदि कोई कम्युनिटी पिछड़ गई है, यदि कोई कम्युनिटी का विकास नहीं हुआ है, तो उस सिनारियों में जो पिछड़ गए हैं तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट उनके लेवल पे होगा। इसका मतलब है इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली। जो प्रॉपर एक समतल, एक डेवलप्ड सोसाइटी का पार्ट है, जैसे जो फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं तो उनको अलग ट्रीट किया जाएगा, जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको अलग ट्रीट किया जाएगा। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन उठाया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल 15।
आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिट करता है कि स्टेट किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस किस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल में सिर्फ 5 ग्राउंड्स है। अब जब इसके आगे 16 में एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो उस बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन उसमें 7 राउंड रखे गए हैं, तो आगे चल के वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में ये दिया है। क्लॉज 2 में क्या है कि कोई भी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं होगी, वो हर पब्लिक प्लेस में जा सकता है। जैसे कि शॉप्स हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं, होटल्स हो रहे हैं, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा। और साथ ही साथ जो पब्लिक स्टेट के फंड से बनती हैं चीज़ें, जैसे हो रहा है गाँव में हो रहे हैं आपके वेल्स हो रहे हैं, टेंट्स हो रहे हैं, बाथिंग घाट हो रहे हैं, तो इनमें किसी तरीके की रोक टोक नहीं हो रही। हर सिटीजन वहाँ जाके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। ओके, अब ये चीज़ें थी, 2 क्लॉज कवर हो रहे हैं। जो थर्ड क्लॉज है उसमें दिया है कि स्टेट कोई रोक टोक नहीं है, वो चाहे तो कोई स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है। किसके लिए, बच्चों के लिए और औरतों के लिए। जिन जिन के लिए, बच्चों और औरतों के लिए कोई यदि स्पेशल प्रोविज़न लाना चाहे तो स्टेट उसके लिए ला सकता है। वो नहीं काउंट किया जाएगा, किस बेसिस पे नहीं काउंट किया जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरे साथ, आप उस चीज़ को उस चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोविज़न इसमें आर्टिकल में खुद ही डाल दिया गया है कि ये एक्सेप्शन है, स्टेट बना सकता है। ओके, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्लॉज 4 में क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, और जो भी एक आर्टिकल और है 29 क्लॉज 2, उसमें भी चीज़ें जो दी गई हैं, तो स्टेट को रोक टोक नहीं रहेगी। वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है किसके एडवांसमेंट के लिए, एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए उनको, जैसे कि आज आपके देखते होंगे जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें उनको स्पेशल फेवर दिया जाता है। वो किस आर्टिकल में दिया है, इसी आर्टिकल्स में, कि उनके लिए यदि कोई स्पेशल फेवर है। एग्जाम वाला तो शायद मीन्स अगले आर्टिकल में है। ये सोशल सोशल जो रिलेशंस होते हैं उनमें कोई एडवांसमेंट है, जैसे कि कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल फेवर दिया जाता है, और उसके लिए स्टेट पे आप ये लांछन नहीं लगा सकते कि आप डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस प्रिवेल कर रहे हैं। ओके, अब इसमें क्लॉज 5 में क्या है, nothing shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen। कोई यदि सोशली और एजुकेशनली, जिसकी शिक्षा भी शिक्षा के स्तर पे यदि कोई समुदाय पिछड़ गया है, सामाजिक तौर पे भी उसका बहिष्कार हुआ हो लंबे समय तक, तो उस सिनारियों में स्टेट उन कम्युनिटी के लिए स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है, उन सिटीजन्स के लिए। और ये EWS का तो आपको प्रोविज़न मालूम ही होगा कि जो अभी ये 2019 में आया था, 103rd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, और इसके तहत अब एक नया रिजर्वेशन कोटा लाया गया है जिसको बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक क्राइटेरिया रखा गया है, यदि उसके अंतर्गत आपके फाइनेंसेस उससे कम हैं तो आप इस कोटे के तहत स्पेशल फेवर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो दिया है आपके आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में। ओके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 में क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है तो आपको इक्वल वैल्यू दी जाएगी, आप सभी उस फॉर्म के लिए इक्वली एलिजिबल हैं। बट आपने देखा होगा कि इसमें रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए अलग फेवर मिलता है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके लिए एक्सेप्शनली इसमें अलग से क्लॉज डाले गए हैं, उनमें ये चीज़ें लिखी गई हैं ताकि आप इस चीज़ को चैलेंज ना कर सके। देखते हैं एडिट करके सारे क्लॉजेस में क्या क्या दिया है।
तो पहला क्लॉज है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। हर किसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की, अपॉइंटमेंट की, जो कि स्टेट के तहत निकाली जाती है। ठीक है, कोई भी सिटीजन। अब देखिए इसमें जो राउंड्स हैं, 7 राउंड है। पहले जो आपका 15 आर्टिकल था उसमें 5 राउंड्स थे, इसमें राउंड रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। जो डिसेंसी और रेसिडेंस है ये एक्स्ट्रा जो है राउंड्स है। इन राउंड्स पे भी अब आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किस बेसिस पे, जब आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की जाएगी स्टेट की तरफ से। ओके, और अब जो एक्सेप्शंस हैं वो बारी बारी से दिए गए हैं। अब जैसे कि कुछ राज्यों में, कुछ यूनियन टेरिटरीज में ऐसा है कि वहाँ का निवासी होना बहुत ज़रूरी है यदि आपको एक क्या जॉब चाहिए। तो जॉब की एक स्पेशल क्राइटेरिया होती है कि कुछ स्पेशल जगहों पे, तो उसका एक्सेप्शन यहाँ पे डला हुआ है, जिसमें क्लॉज 3 में। क्लॉज 4 में क्या है, जो भी रिजर्वेशन होता है, अब अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसमें जैसे अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें क्या है कि स्टेट स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है जिसके लिए जो बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स हैं उनके लिए, जो कि स्टेट को लगता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट के अंडर में जो सर्विसेज हैं, जैसे जो वेरियस जॉब्स निकाली जाती हैं उनमें कोई एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, तो उस कम्युनिटी को लेके स्टेट कोई ऐसा रिजर्वेशन दे सकती है जिससे उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले, ताकि वो भी आने वाले समय में इक्वल जगह पे आके खड़े हो सकें। ठीक है, अलाउज रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST, ये 77th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया 4 क्लॉज ए, और 4B जो है 81st अमेंडमेंट के तहत। इसमें क्या है, 4A में ये है कि जो प्रमोशंस होते हैं उसमें भी रिजर्वेशन होगा, किसके लिए, SC/ST के लिए। और साथ ही साथ 4B में क्या है कि जो भी सीट्स अनफिल रह गए रिजर्वेशन वाली, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगले साल भी वो उन्हीं को मिलेंगी। किनको मिलेंगी, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नथिंग शैल अफेक्ट द, अब ये है रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें यदि कोई रिलीजियस कम्युनिटी का ही कैंडिडेट उनको रखना है तो इस चीज़ में भी स्टेट उस पर इंटरवीन नहीं करेगा। ये भी रिलैक्सेशन है कि कोई यदि रिलीजियस डोमिनेशन है तो वहाँ पुजारी चाहिए, तो उसके लिए रिलीजियस पर्सन ही एज अ क्वालिफिकेशन रखा जाता है, तो उसका भी एक्सेप्शन इसमें डाला गया है। वो कहाँ है, क्लॉज 5 में। अब क्लॉज 6 तो पता ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो ऐड हुआ था 103rd अमेंडमेंट के तहत, तो वो क्लॉज 6 में है कि आपको EWS कोटे से थोड़ा बहुत फेवर किया जाएगा, जिसमें फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय द स्टेट। हाँ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में दिया है कि आपके साथ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो भावना है होती है समाज में, वो उस तरह की कोई भी भावना फॉरबिट की जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा छुआछूत की भावना अपने मन में नहीं रखेगा। यदि ऐसा देखा जाता है समाज में तो उसके लिए आप दंडित किए जाएंगे। पनिशेबल, अनटचेबिलिटी शैल बी, इसमें दिया है अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लॉ लाया गया है, लॉ के तहत आपको पनिश किया जाएगा। इफ यू फाउंड प्रैक्टिसिंग द what you have found to be practicing the practice of untouchability. Okay, in the article 18 abolition of titles, किसी भी तरीके का आप टाइटल्स अपने नाम के साथ नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ में है आर्टिकल 18 में। नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा जो स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं उनमें उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। और साथ ही जो क्लॉज 2 है, कोई भी इंडियन सिटीजन फॉरेन नेशन से किसी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो कोई भी पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है
तो वो जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनसे कोई भी किसी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना किसी पार्लियामेंट की, बिना किसी प्रेसिडेंट की अनुमति के। बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के बाहरी देश से आप किसी तरीके का टाइटल नहीं ले सकते हैं। और इसमें वही चीज़ है, जो क्लॉज 4 है इसमें वही चीज़ है कि कोई भी यदि पर्सन है जो स्टेट के अंदर ऑफिस होल्ड कर रहा है तो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट, कोई इमोलमेंट, कोई ऑफिस दूसरे देश की नहीं ले सकता है। फॉरेन स्टेट की किसी तरीके की इमोलमेंट, प्रेजेंट और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। साथ ही साथ कि आप यहाँ का भी काम करें वहाँ का भी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आर्टिकल्स जो है 19 से लेके 22 किस आर्टिकल में आते हैं? राइट टू फ्रीडम, जो आपकी आज़ादी से रिलेटेड राइट्स हैं वो अब शुरू होने वाले हैं। पहला है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सिट्स राइट्स, जो आज़ादी के लिए 6 मूलभूत मूलभूत अधिकार आपको चाहिए वो कौन से हैं? 19 में क्या है? सिट्स राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे, 8 जो है 44th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया है। कौन सा है? क्लॉज 5। ओके, बाकी हम इसको याद करने के सिंपल एक ट्रिक है। पहले आपको बोलने की आज़ादी दी जाएगी, तो क्लॉज ए में क्या है? आप बोल सकें। तो जब आप बोलने लगेंगे तो लोगों को इकट्ठा करने की आपके अंदर ताकत आ जाती है। तो पहले आपके पास जो राइट होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, फर्स्ट क्लॉज में। अब अगले क्लॉज में क्या रहेगा आपके पास कि आप उनको असेंबल कर सकते हैं। पहले क्लॉज में क्या, आप बोल सकते हैं, बोल के अपनी भावनाओं को, अपने मन के विचार को समाज के प्रति रख सकते हैं। और यदि आपसे कोई इन्फ्लुएंस होता है तो आप उनको गैदर करके एक असेंबली बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं उनके समक्ष। अकेले जीतने का कोई फ़ायदा नहीं, तो असेंबल करके भी आप अपनी बात रख सकते हैं। ये ऐसे याद करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब आप असेंबल कर लिए लोगों को तो आप उन्हीं को जोड़ के कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, या तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगले क्लॉज में क्या है? आप देश में, अब जब आपने ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में घुसे, आपका मन नहीं लगा, तो अब आप सोचते हैं कि अब इस जगह छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, तो अगले क्लॉज में आप मूव कर दें कहीं और। तो इसका राइट भी दिया गया है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर अब गए हैं कहीं और तो वहाँ रहने का, वहाँ सेटलमेंट होने का भी आपके पास राइट होना चाहिए, तो आपको अगले क्लॉज में मिल जाता है। और फिर उसके बाद अगले क्लॉज में जब कहीं गए हैं तो वहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए आपको व्यवसाय की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो क्लॉज जी है 19 क्लॉज जी, उसमें आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कहीं भी देश के अंदर, कहीं भी देश के अंदर। और इसमें साथ ही दिया गया है कि जो आर्टिकल 2 से 6 है उसके तहत कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकता है स्टेट। किस बेसिस पे? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो लीगल चीज़ें होती हैं कभी कभी, कि कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है, वहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ आप अपना राइट दिखा रहे हैं कि नहीं यहाँ तो मुझे आज़ादी मिली है रहने की। तो वो चीज़ें जो लॉ के तहत बनाई गई हैं, तो उस डेकोरम को मेंटेन करके आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यदि आपको दोषी पाया गया तो आपके पास फिर क्या राइट है, आपके बचाव के लिए क्या राइट है, वो आर्टिकल 20 में है। एक पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन तब तक गुनहगार नहीं माना जाएगा जब तक ऐसा कोई लॉ नहीं फ्रेम हुआ जिसके लिए उसको दोषी ठहराया जाए। यदि कोई लॉ पहले का लॉ है तो उसके लिए आप अब, यदि अब रिपील हो गया है तो उसके लिए आप गुनहगार नहीं साबित किए जा सकते। और साथ ही साथ इसका कॉन्ट्रेरी भी सही है।
यदि कोई लॉ का फॉर्मेशन के, यदि मान लीजिए आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ कर दी, कोई भी ऐसा जो कि अभी लॉ ही नहीं है उससे रिलेटेड कि आपको उसके लिए दोषी ठहरा दिया जाए, तो उस टाइम पे आप पे कोई एक्शन नहीं होगा. इफ़ देयर इज़ नो लॉ, यू विल बी you will be not charged of any criminal offenses or anything. तो यदि कोई लॉ ही नहीं है तो आप पे कोई किसी तरीके से चार्ज नहीं होगा. नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब है कि एक आदमी को, एक सिटीजन को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, कि सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट मिल रही, तो वो चीज़ नहीं की जा सकती. थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब यदि आपको पुलिस ने ले कैद कर लिया और आपकी गवाही उस सिनेरियो में नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, मतलब कि आपके खिलाफ ही आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी, ये है सीधा स्टेप. आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अब इसमें क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. इसका मतलब है कि हर किसी इंसान को अपना जीवन जीने का, अपनी पर्सनल लिबर्टी के तहत जीवन जीने का अधिकार है. इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी लॉ फ्रेम हो रहे हैं, लॉ के तहत आप लॉ को वायलेट मत करिए. उसके अलावा आप अपनी आज़ादी, अपना लाइफ जी सकते हैं, बट आप अपने पर्सनल लिबर्टी को चलते किसी जो स्टेट के द्वारा लॉ बनते हैं या पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनते हैं, उनको आप वायलेट मत करिए. ओके, सो एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, फिर मेनका गांधी केस के तहत आया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. दैट विल बी द ब्रीफ, सो आई विल नॉट गोइंग टू डील सच थिंग्स, क्योंकि मुझे सारे आर्टिकल्स कवर अप करने हैं. आर्टिकल 21 ए में क्या है? राइट टू एजुकेशन. किस एक्ट के तहत आया, ये इम्पोर्टेंट है. एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. इसकी वर्डिंग क्या है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स. 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कौन? स्टेट. स्टेट कौन है? पार्लियामेंट हो रहे हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट हैं, ये सब क्या हैं? स्टेट है. आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. यदि आप अरेस्ट हो जाते हैं तो उस सिनारियो में आपके लिए क्या क्या राइट्स हैं, वो दिए हैं किसमें? आर्टिकल 22 में. पहला क्लॉज क्या बोलता है? जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप किस ग्राउंड पे अरेस्ट हुए हैं, मीन्स आपका क्राइम क्या है, आप किस बेसिस पे अरेस्ट हुए हैं, और साथ ही साथ आप अलाउड हैं कि आप किसी भी एक लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकें अपने बिहाफ पे केस लड़ने के लिए, अपने चॉइस का. ठीक है. क्लॉज 2 में क्या है? पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. यदि आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको जो जिले में मजिस्ट्रेट बैठता है तो उससे समक्ष रखा जाएगा, ताकि आप अपनी बात रख सकें. सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द illegal harassment of the citizen by the police. Okay. क्लॉज 1 एंड क्लॉज डू नॉट अप्लाई टू. किस बेसिस पे ये जो क्लॉज हैं फर्स्ट और 2 जो 22 में दिए गए हैं, तो ये किस चीज़ के लिए लागू नहीं होने? जो कि एनिमी, शत्रु देश का यदि नागरिक है तो वो नहीं जाके कोर्ट में कह सकता कि भाई ये चीज़ें मुझे, जो ये राइट का पार्ट है वो मुझे मिल नहीं रही हैं. और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जैसे कि जो ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अराजकता फैलाते हैं कब? चुनावी माहौल में. तो उस समय पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कस्टडी में रखा जाता है, ताकि सामाजिक जो टेंशन है वो समाज में टेंशन जो जैसे सिचुएशन क्रिएट ना हो.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। पहला क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब है कि किसी तरीके की खरीद फरोख्त नहीं हो रही, किसकी खरीद फरोख्त नहीं हो रही, ह्यूमन बीइंग्स की, और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी पे पाबंदी लगाई जाएगी। ठीक है, तो क्लॉज 1 में दिया है प्रॉफिट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बिडा, किसी तरीके की खरीद फरोख्त नहीं हो रही इंसानों की और उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिट किया गया है और ये ऑफेंस की तरह काउंट किया जाएगा। इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट ने लॉ ऑलरेडी ला रखे हैं, तो उस बेसिस पे ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इंसानों की तस्करी उसको रोकने के लिए। क्यों होती तस्करी, किस लिए होती है, क्योंकि ऑर्गन्स को बेचा जाता है हाई रेट में, तो जिसकी लाइफ की वैल्यू नहीं है तो उसको ट्रेड किया जाता है। वो कौन है, जो पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर उनके साथ ट्रैफिकिंग का केस देखने को मिलता है। क्लॉज 2 में क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट प्रोहिबिट कर रहा है तो स्टेट चाहे तो कोई कंपल्सरी सर्विस हर सिटीजन के लिए लागू कर सकता है और आप उसके लिए बाध्य हैं कि आपको वो सर्विस स्टेट के लिए, मतलब देश के लिए आपको वो सर्विस देनी होगी। यदि देश यदि चाहता है, यदि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही जिसमें आपको भी आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके लिए मना नहीं कर सकते, क्लॉज 2 में है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। जो भी बच्चे 14 साल से कम हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा फैक्ट्री या माइनिंग या तो कोई भी हैजार्डस जगहों पे। एम्प्लॉयमेंट बैन है किसका, चिल्ड्रंस का, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो हमारा अगला फ्रीडम है धर्म को लेके है, उसमें आर्टिकल्स है 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप अपने मन अनुसार कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसके तरफ से, स्टेट की तरफ से। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि आप रिलीजन प्रोपेगेट करिए बट आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन सब चीज़ों को बाइफरकेट मत करिए, मतलब इनको कंप्रोमाइज करके आप ये सारी चीज़ें मत करिए। पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ के आप अपनी धर्म का प्रचार प्रसार मत करिए, ये है इस टर्म में। और इसमें नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। इस आर्टिकल में जो भी चीज़ें लिखी है इससे इसका मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि स्टेट आपके निजी जो धार्मिक लॉज हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यदि उसको रिफॉर्म करना है तो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लॉ को भी डिकोड करके उनमें सुझाव दे सकता है कि ये चीज़ें गलत हैं तो उसको नल कर सकता है। और साथ ही साथ रिलीजियस प्रैक्टिस जो भी हैं आपकी, उनको यदि ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो सोशल ऑर्डर है उसमें एज अ गलत मैसेज जा रहा है तो उसको भी वो प्रिवेंट कर सकता है, कौन, स्टेट। आर्टिकल 16, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब वो इंडिविजुअल के बेसिस पे था, अब ये है रिलीजियस डिनोमिनेशन। यदि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो वो क्या है, अपना इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, किस पर्पज़ के लिए, रिलीजियस और चर्च अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकता है, अपने खुद के अफेयर्स मैनेज कर सकता है
प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है फॉर द विस्तार, जैसे कि आश्रम वाश्रम बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, इसी आर्टिकल के तहत है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के तहत ही सारी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आप किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है कि आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप किस तरीके का टैक्स पे करें, किसको, किसी भी पर्सन को। यह है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या है कि आप किसी तरीके से बाध्य नहीं है कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेना ही है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के फंड से बना हुआ है, वहाँ पे किसी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाए और आप उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसा भी है कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं दिया जाए, कहाँ पे, जो स्टेट के फंड से बने हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। पर इसमें एक्सेप्शन भी है कि जो भी स्टेट की तरफ से बने पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही बने हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल तो उस इंस्टीट्यूशन में क्या है, उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। किस इंस्टीट्यूशन में, जो इसी बेसिस पे बने ही हैं, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर किसी ट्रस्ट के बेसिस, कोई जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के तहत वो इंस्टीट्यूशन बना है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, उस केस में उसको छूट है। कोई भी पर्सन, नो पर्सन attending by educational institution of the state or aid out of state funds shall be required to pay take part in release। मतलब ये है कि कोई भी यदि रिलीज इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आप बाध्य नहीं है कि आप वहाँ जाएं और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो भी उनके धार्मिक अनुसरण को फॉलो करें, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। इस बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन है। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पे भी पढ़ते हैं तो आप बाध्य नहीं है वहाँ की धार्मिक अनुसरण को फॉलो करने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो माइनॉरिटीज के राइट्स का प्रोटेक्शन होगा किसमें, आर्टिकल 29। कौन कौन से माइनॉरिटीज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, दे हैव द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज, अपने धर्म, मीन्स सॉरी धर्म तो पहले हो चुका है, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को बनाए रखने के लिए कोई भी माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकता है, या तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है। अब ये है 29 क्लॉज 2, कोई भी सिटीजन को एडमिशन से मना ही नहीं है, जिसमें कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किया जा रहा है स्टेट फंड से, और किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। मीन्स यदि आप माइनॉरिटीज़ भी हैं तो आपको ये राइट है कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। हर माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या भाषा के बेसिस पे, उनके पास अधिकार है वो अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन रेट कैसे वो वर्क करेगा उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसमें क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज ये है कि स्टेट किसी तरीके का ग्रांट देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ, कि ये माइनॉरिटी द्वारा मैनेज किया जाता है तो इसको कम फंड दिए जाएँ, इसको ज़्यादा फंड दिए जाएँ। तो स्टेट के लिए क्लॉज डाला जाए कि स्टेट के पास, स्टेट को कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है फंड्स ट्रांसफर के लिए।
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें यदि कोई फंड ट्रांसफ़र करना है स्टेट को तो वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या हैं? यदि आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, कोई यदि लॉ ऐसा बन जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए कि आपका राइट इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। क्यों? जो कि आपकी गारंटी दी गई थी कि आप कौन गारंटर है? सुप्रीम कोर्ट गारंटर है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये ऐसा लॉ फ्रेम हुआ है। तो उस केसेस में क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो लॉ जस्टिसेबल है या नहीं, मीन्स वो लॉ वैलिड है या नहीं। फंडामेंटल राइट को सच में वायलेट कर रहा होगा तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। क्लॉज 2 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करती है। कौन कौन से नेचर की? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड सर्टियोरिटी। ये डिफरेंट टाइप्स की रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है, वो भी आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। किस लिए रिट इशू करती है? टू एनफोर्स द फंडम किस लिए इन्फोर्स करती? ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच ना हो। यदि आप अपील करते हैं तो उस सिनारियो में ये 5 तरह के रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, और वो 5 रिट्स हमारे चलते देखने वाले हैं। उनकी हर रिट में क्या क्या चीज़ें स्पेशल प्रोविजंस है हर रिट्स के हिसाब से। और ये भी है कि क्लॉज 4 में दिया है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो राइट गारंटी किए गए हैं इस आर्टिकल के तहत वो सस्पेंड नहीं होंगे एक्सेप्ट एस अदरवाइज फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि जैसे कि संविधान में दिया, यदि इमरजेंसी लड़ती है नेशनल इमरजेंसी तो आपके हर राइट्स छीन लिए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है कि ये राइट आपका किसी भी हालत में नहीं छीना जाएगा। एक्सेप्शन है, वो कब है? नेशनल इमरजेंसी। राइट टू प्रॉपर्टी रिपील कर दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट हो करता था, बट विद द 44th अमेंडमेंट एक्ट अब ये 308 पार्ट है, जो कि एक लीगल राइट है। इसके लिए आप केस कर सकते हैं, बट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्ट कि हमारा फंडामेंटल राइट है ब्रीच हुआ है। ये अब महज एक लीगल राइट है। लीगल राइट क्या होते हैं? जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास होते हैं उसके तहत यदि आपको किसी तरीके के अधिकार दिए जाते हैं तो वो लीगल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल नहीं। ओके, जो अभी मैं बात कर रहा था रिट्स की, तो रिट्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे है। हैबियस कॉर्पस क्या है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है? कोई यदि पर्सन इलीगली डिटेन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करती है कि आप इसको जल्द से जल्द हमारे सम्मुख इसकी बॉडी रखिए। टू हैव टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ इलीगली डिटेन्ड पर्सन। मैंडेमस क्या है? एक पब्लिक ऑफिशियल को कमांड करना कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी तरीके से फॉलो करे। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिट करना लोअर कोर्ट को कि वो यदि अपने जुरिस्डिक्शन से आगे चल के मीन्स जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कोई फैसला सुना रही है तो उसको प्रोहिबिट करना, किसको? लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल्स को। ओके, सर्टियोरिटी क्या है? इसमें क्या है? टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है? प्रोहिबिशन क्या है? सिर्फ प्रोहिबिट करती है। सर्टियोरिटी क्या है? देखती है कि आपने जो लोअर कोर्ट्स ने जो डिसीजन दिया है वो सर्टिफाइड है या नहीं, मीन्स वो सही है या नहीं। यदि गलत होगा तो उसको नल डिक्लेयर करके वो फिर जो हायर कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको फिर उसको कैंसिल करके अपने यहाँ खुद का जो जजमेंट है वो पास करती है। क्वा वारंटो क्या है? कि आपके पास क्या वारंट है? इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ पर्सन। यदि आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं और इस बेसिस पे आप किसी को ठगे ना, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई वारंट है? क्वा वारंटो
तो लीगलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग अ पब्लिक ऑफिस, कि क्या वो सच में लीगली उस पब्लिक ऑफिस को क्लेम करने के लायक है या नहीं, तो वो है क्वा वारंटो। ओके, सारे रिट्स और फंडामेंटल राइट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। ओके, विल सी यू सून।